हेलो एंड वेलकम बैक। सो हम लोगों ने लास्ट जहां छोड़ा था वो है ऐसे 550, जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 3 का। उसको हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, यानी कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 550 रिलेटेड पार्टी से। इससे पहले हमने पढ़ा था, याद है? भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। जी हाँ, हमने इससे पहले पढ़ा था स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 510, ओके, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट को लेकर। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 550 रिलेटेड पार्टीज को लेकर। पहले तो ये समझ ले कि कौन कौन सी पार्टीज को हम रिलेटेड पार्टी मानेंगे। ओके, अ पार्टी दैट इज रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड बाय एफआरएफ। एक ऑप्शन तो ये है कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अगर है तो उसमें किस किस को आपकी रिलेटेड पार्टी माना गया है उसको आप रिलेटेड मान लो। दूसरा, अगर ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है तो हमसे संपर्क करिए, हम बता देते हैं। अरे नहीं नहीं, अगर आपका एफआरएफ रिलेटेड पार्टी का कोई डेफिनेशन नहीं बताता है तो सीधी सी बात है, यदि कोई व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपके डिसीजन को चेंज कर सकता है, यानी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपसे रिलेटेड है। ठीक है ना? अब सुनिए, फॉर एग्जाम्पल, हर कोई एरा गैरा नत्थु गैरा आएगा, आप उसकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन वही कोई रिलेटेड पार्टी आएगी तो हो सकता है कि आप बात मान जाए, यानी उसका आपके ऊपर कोई ना कोई तरीके का कंट्रोल है, किसी ना किसी तरीके का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। जैसे ही गर्लफ्रेंड बोलती है ना, 500 रुपए का खर्चा, 1000 रुपए का खर्चा मक्खन की तरह हो जाता है। पर कोई दोस्त बोल के देखे तो 5 रुपए का चिप्स का पैकेट भी नहीं निकलता, क्योंकि गर्लफ्रेंड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, लेकिन उतना दोस्त का नहीं रह पाता खर्चे को लेकर। चलिए, सो हम देखते हैं कि क्या होती है रिलेटेड पार्टी अगर एफआरएफ में नहीं दे रखी है तो। ओके, a person or entity that has control or significant influence directly or indirectly over the reporting entity। समझेंगे हम इस बात को, कहना क्या चाहता है। सपोज हमारे पास एक कंपनी है, ए कंपनी, और ये दूसरी कंपनी है रिपोर्टिंग कंपनी। ठीक है, अगर ये कंपनी डायरेक्टली कंट्रोल करती है, अगर ये कंपनी डायरेक्टली कंट्रोल करती है, फॉर एग्जांपल ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, और ये ए कंपनी इस कंपनी के 60% शेयर्स हेल्ड करती है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों कंपनी क्या हो गई? रिलेटेड कंपनी हो गई। अब सुनिए, ए कंपनी बी कंपनी को डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है, वहीं अगर बी कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है तो ये ए और दूसरी कंपनी भी आपस में क्या कहलाएंगे? रिलेटेड कहलाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कंट्रोल बोलेंगे। यानी आप खुद डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप जिसको कंट्रोल कर रहे हो वो अगर आगे उसको कंट्रोल कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कंट्रोल। बट हाँ, वो भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आएगा। उल्टा, अभी तो हम रिपोर्टिंग कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे, बट अगर हम जिस एंटिटी के ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो किसी और को कंट्रोल करती है तो वो भी रिलेटेड कहलाएंगे। या वो किसी और को कंट्रोल करती है और वो कोई और किसी और को कंट्रोल करता है। रिपोर्टिंग कंपनी बी कंपनी को कंट्रोल करती है और बी कंपनी बदले में ए कंपनी को कंट्रोल करती है, तो ऐसे में वो रिपोर्टिंग और ए भी क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कंट्रोल। यानी कि ये मेरी फर्म है, ऑडिट फर्म है जहाँ की मैं ऑडिट कर रही हूँ, ये कोई एक्स वाई जेड लिमिटेड को होल्ड करती है, और वो एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है कोई वाई कंपनी की। यानी कि मैं तो इसको कंट्रोल कर रही हूँ और ये इसको कंट्रोल कर रही है, तो ऑटोमेटिकली ए और वाई भी क्या हो जाएगी? आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, क्योंकि इनके अंदर क्या स्टैब्लिश हो गया? इनडायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। ओके, इसका उल्टा, कोई एक कंपनी जैसे इसको भी कंट्रोल कर रही है और इसको भी कंट्रोल कर रही है। सपोज कंपनी नाम है ए कंपनी बी को भी कंट्रोल कर रही है और हम जिसकी ऑडिट कर रहे हैं उसको भी कंट्रोल कर रही है, तो हम जिसकी ऑडिट कर रहे हैं और बी कंपनी आपस में क्या कहलाएगी?
रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। क्लियर है बात? एक कंपनी इसको भी कंट्रोल कर रही है और एक कंपनी इसको भी कंट्रोल कर रही है, दोनों का ओनर, दोनों का मालिक, दोनों का कंट्रोल एक ही व्यक्ति के हाथ में, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ये दोनों आपस में भी रिलेटेड पार्टीज कहलाएंगे। ओके, हाउएवर, लेकिन अगर कोई रिलेटेड पार्टी है बिकॉज दे आर अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, इनके कंट्रोल में अगर आप हो, तो भले ही आपका कंट्रोल कौन कर रही है? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की ही एक कंपनी और स्टेट गवर्नमेंट की ही दूसरी कंपनी है, तो ये दोनों एक ही कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में है ये? स्टेट गवर्नमेंट के, फिर भी इन्हें रिलेटेड नहीं माना जाएगा। क्लियर है बात? ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ओन्ड है, इसलिए यहाँ पे रिलेटेड का कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। अभी हमने ये पढ़ा कि भाई ऐसे 550 है, उसका नाम रिलेटेड पार्टी है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इसको लेकर ऑडिटर की आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। द ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई, असेस, रिस्पॉन्ड टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो ऐसा नाम है ना साहब, कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, अपने को ये वर्ड तो यूज करना ही करना है। ये तो इंपॉर्टेंट वर्ड है साहब, इसको तो काम में लेना ही है। तो क्या करेगा ऑडिटर? ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा क्या? रिस्क, और उसको रिस्पॉन्ड भी करेगा। ठीक है, किससे रिलेटेड? क्योंकि हम ऐसे ही किसका पढ़ रहे हैं बेटा? रिलेटेड पार्टी का। जब आप बात ही रिलेटेड पार्टी की कर रहे हो, तो डेफिनेटली रिलेटेड पार्टी से जितनी रिलेटेड रिस्क है, उससे रिलेटेड जितना आपका जो है रिस्पॉन्स बनता है रिस्क को, उन सबसे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। अगर कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज नहीं करती है तो क्या रिस्क? पूरा डिस्क्लोज नहीं करती है तो क्या रिस्क? उसमें कोई फ्रॉड छुपा हो तो क्या रिस्क? हर रिस्क को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको देखना है कि उसका कितना इम्पैक्ट है, उसको असेस करना है कि उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, और उस अकॉर्डिंग ही उस रिस्क को आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्स देना है। यानी अगर आपको लग रहा है कि रिलेटेड पार्टी की वजह से कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसके अलावा ऑडिटर क्या करेगा? एक काम तो ऑडिटर का हमेशा ही है, आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्स टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। दूसरा काम क्या है ऑडिटर का? ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग वेदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन और मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खराब कर रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ दिखा रहे हैं, उनका ट्रू एंड फेयर व्यू हार्म कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना। सो ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग वेदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अफेक्ट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत दिशाओं में लेके जाया जा रहा है रिलेटेड पार्टी द्वारा। ये किसको पता करना है? ये भी ऑडिटर को ही पता करना है। सारा काम ऑडिटर को करना है यार, सारी जिम्मेदारी उसकी है। ऑडिटर शैल इवेल्युएट फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ऑडिटर को फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी देखने में क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑडिट जो है खतरे में आ सकती है, ऑडिट रिस्क जो है वो बढ़ सकती है। ऐसे का नाम आ गया साहब, याद कर लेना आप। प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट विथ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आपको याद होगा हमने इस वर्ड के बारे में पढ़ा था, बड़ा ही प्रोफेशनल वर्ड है, बड़ा ही जोरदार वर्ड है, स्केप्टिसिज्म। इसकी स्पेलिंग जो है ना वो थोड़ी सी गलत हो गई है, तो आपसे हम दिल से क्षमा चाहते हैं। बट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब ये होता है कि आपका माइंड विजिलेंट होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए कि अगर आपको अपने आसपास में कुछ भी गड़बड़ नजर आती है दया, तो उस गड़बड़ का पता लगाना पड़ेगा। सो यू शुड हैव एन अलर्ट एंड विजिलेंट माइंड। आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है उस पर आपकी पूरी नजर होनी चाहिए कि कुछ भी डाउट वाली कंडीशन आए और आप उस पर एक्शन ले लो। ओके, तो ये काम जो है किसको करने हैं?
किसको करने हैं यार, ऑडिट है, सारे काम किसको करने हैं, ऑडिटर को करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टी। यार रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन चेक तो कर लेंगे, पहले ये तो देखो कि एंटिटी की रिलेटेड पार्टीज है कौन। तो क्या करेंगे हम लोग, एंटिटी की रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले अगर मान लो आपके ऊपर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है उसने पहले से ही कह रखा है कि आपको रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करना है, तब तो टेंशन ही खत्म। कंपनी क्या करेगी, अपनी रिलेटेड पार्टी को एक चार्ट बनाएगी, उसमें उसको दिखाएगी कि भाई ये रिलेटेड पार्टी है, इसको मैंने सैलरी दी है, ये रिलेटेड पार्टी है, इससे मेरा ये रिलेशन है, इसको मैंने इतना ब्याज दिया है, इसको मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया है। वो एफआरएफ ने कह दिया कि आपको ये लिस्ट बनानी है, कंपनी को वो लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें कंपलसरी है कि आपको एक एनेक्जर में रिलेटेड पार्टी के बारे में पूरी जानकारी देनी है, तो वहां से हमको डेटा मिल सकता है। ठीक है, पर लफड़ा ये है कि अगर एफआरएफ ने कह रखा है कि आपको ऐसा कोई चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, या ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है उसमें कि आपको चार्ट बनाना जरूरी है, या ऑडिटर को ऐसा भी तो लग सकता है कि भाई साहब इसने सारे रिलेटेड पार्टी को नहीं लिखा है, कोई ना कोई को इसने छुपा लिया है। ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, एंटिटी की ओनरशिप, एंटिटी को कौन गवर्न कर रहा है, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट एंटिटी ने कर रखे हैं, फ्यूचर का एंटिटी का प्लान क्या है, एंटिटी का कहाँ कहाँ से फाइनेंस आया हुआ है, पैसा कहाँ से आया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना पैसा, है ना। एक बार मैंने तुमको कह दिया कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देती हूँ और जो है ये काम तुम्हें करना है, तो पैसा देकर आप क्या कर सकते हो, सामने वाले से अपने अकॉर्डिंग काम करा सकते हो। उसी तरीके से अगर सपोज बाहर का कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बंदा आपके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है। और इसको और इजी टर्म में समझे तो आज एक छोटी सी बात समझिए, अगर मान लो ये एक बहुत बड़ी सी कंपनी है जिसका नाम है ए कंपनी, इसने बी कंपनी के 60% शेयर खरीद लिए, 60% शेयर्स खरीद लिए, हुआ क्या, ए कंपनी हो गई होल्डिंग, 51% से ज्यादा होल्ड करते ही होल्डिंग कंपनी हो जाते हैं, 51% और मोर। यानी अगर आप किसी भी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड कर लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के शेयर्स आपने होल्ड किए होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी कंपनी। अब क्या होगा बेटा, ए कंपनी के पास किसके शेयर्स आ गए, बी कंपनी के। बी कंपनी की कोई भी मीटिंग होती है, बी कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने की बात होती है, डिसीजन हमेशा किससे होता है, मेजोरिटी से। तो 100 में से 60 वोट तो ए कंपनी के ही है अगर वैल्यू के हिसाब से जाए। तो ऐसे केसेस में कभी भी अगर आपका पैसा लगा हुआ है, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, लैंड किया हुआ है, लोन दिया हुआ है, किसी भी तरीके से दूसरी कंपनी में आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अगर है, तो डेफिनेटली आप भी उसकी क्या कहलाओगे, रिलेटेड पार्टीज कहलाओगे। तो ये सब चीजें अगर ऑडिटर चेक करता है कि कहाँ से पैसा आया हुआ है, कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कंपनी के ओनर कौन कौन है, कंपनी को गवर्न कौन कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन कंपनी का रिलेटेड पार्टी हो सकता है। ये तो हमने आइडेंटिफाई करी रिलेटेड पार्टीज को। इंस्पेक्शन ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो नीचे दिए गए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इनको पढ़कर भी हम रिलेटेड पार्टी के बारे में कोई जानकारी निकाल सकते हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट, इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। अभी मैंने एक बात भी करी थी, सपोज इनकम टैक्स रिटर्न ही हो गया या इसी तरीके से कंपनीज एक्ट हो गया, इनमें आपको अगर कोई डिटेल भिजवानी होती है तो ये इन्फॉर्मेशन जो आप उनको दे रहे हो ना, वो इन्फॉर्मेशन सबूत है कि भाई कंपनी ने ये डिटेल भेजी है, कंपनी के इनकम टैक्स रिटर्न में ये रिलेटेड पार्टी लिखी हुई है, यानी कि ये तो रिलेटेड पार्टी है ही है। दूसरा, पहला और फोर्थ पॉइंट कवर हो गया अपना। फोर्थ कह रहा है इनकम टैक्स रिटर्न, फर्स्ट कह रहा है इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। दूसरा, शेयर होल्डर रजिस्टर टू आइडेंटिफाई एंटिटी प्रिंसिपल शेयर होल्डर। मैंने अभी 60% की बात करी थी ना,
तो कोई ऐसा शेयर होल्डर तो नहीं है जिसने कंपनी में बहुत सारे शेयर्स खरीद रखे हो। और इसमें एक बात नोट करना है, इंडिविजुअली एंड जॉइंटली, इसका मतलब समझते हैं ना, समझिए। सपोज एक ही चार रिलेटेड लोग हैं, चार लोग हैं एक ही परिवार के, मान लीजिए आप, और ये चार लोग मिलके शेयर्स होल्ड करते हैं, ठीक है, और कम से कम 70% शेयर होल्डिंग इन्हीं के पास है, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये अलग अलग नाम भले है लेकिन ये है एक अंदर से। ऐसे केस में कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। चलिए, रिकॉर्ड्स ऑफ एंटिटी इन्वेस्टमेंट, एंटिटी ने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस, मिनट्स, ये ऑब्वियस सी बात है। आप जब डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगती है और आप पता कर सकते हो कि एंटिटी की कौन सी पार्टी रिलेटेड है और कौन सी पार्टी नॉन रिलेटेड है। क्लियर? अब यार ये बार बार है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है। अभी रिलेटेड पार्टी तो क्या है, हमने पढ़ लिया, खत्म कर लिया, ऐसे 550 पढ़ लिया। ऑडिटर को रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए वो इनकम टैक्स रिटर्न, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा मिनट्स ऑफ द मीटिंग, उसके अलावा शेयर होल्डर रजिस्टर, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको चेक करके वो क्या पता लगा सकता है कि एंटिटी की रिलेटेड पार्टी कौन कौन है। और एंटिटी की जो भी रिलेटेड पार्टी है, यदि उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है तो वो ट्रांजैक्शन को ऑडिटर को बहुत ध्यान से चेक करने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि उस वजह से कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, उस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं, गलत रिप्रेजेंटेशन तो नहीं दे रहे हैं, और रिलेटेड पार्टी और कंपनी के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो आर्म लेंथ प्राइस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी नहीं, मतलब वो दोनों डिस्टेंस में खड़े हुए हैं और क्या हो रहा है, अरे डिस्टेंस में नहीं भाई, 2 गज की दूरी नहीं भाई, मैं कह रही हूं आर्म लेंथ। आर्म लेंथ मतलब होता है कि दोनों इस तरीके से डील कर रहे हैं जैसे वो आपस में रिलेटेड नहीं है, एकदम फेयर बिजनेस डील जैसे होती है, जितना बनता है उतना पैसा आपस में लेन देन कर रहे हैं। दिस इज नॉन एज आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। चलिए, अगला हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। आखिर ये ट्रू एंड फेयर, बड़े फेयर एंड लवली के बारे में तो हमने बड़ो गजब बार सुने हैं, लेकिन आखिर ये फेयर में से फेयर फेयर रह गया है, लवली लवली गायब हो गया है और फेयर की जगह द ट्रू हो रह गया है। ये क्या हो गया? जी हाँ, आपने फेयर एंड लवली के बारे में सुना होगा, लेकिन अब आप सुनिए ट्रू एंड फेयर के बारे में। ऑडिटर को यही ऑब्टेन करना है एविडेंस। ऑडिटर को क्या करना होता है हमेशा, ये भी क्या है, शादीशुदा जोड़े की तरह, जहाँ सफिशिएंट आएगा वहां अप्रोप्रिएट आएगा ही आएगा। तो ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सो एज टू ओपाइन अबाउट, ओहो, ताकि वो अपनी राय प्रकट कर सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आई नो आप कह रहे होंगे कि ये लाइन मैम इसी चैप्टर में तीसरी चौथी बार पढ़ ली, क्या हो रहा है, बट पढ़ो पढ़ो। आखिर ये ट्रू एंड फेयर का मतलब होता क्या है? ट्रू एंड फेयर मतलब ये होता है कि आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी, एक तो सारी रिकॉर्डेड है, जितने एसेट्स है सब लिखे हुए हैं, जितनी लाइबिलिटी है सारी लिखी हुई है। जो एसेट्स जिस वैल्यू के उसी वैल्यू पे लिखे हुए, ना तो एसेट्स ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है, ना लाइबिलिटी ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है, ना कोई एसेट लिखने से रहा ना कोई लाइबिलिटी लिखने से रही, यानी कि ना तो अंडर वैल्यू ना ओवर वैल्यू ना ओमिटेड, तीनों ही नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई एसेट को आपने मॉर्गेज किया हुआ है, चार्ज किया हुआ है, गिरवी रखा हुआ है, आपको क्लियर क्लियर वहां डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर कि आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लोन लिखा हुआ है 4 लाख का, और इस लोन के लिए हमने प्लांट एंड मशीनरी को गिरवी रखा था, तो आपको साफ साफ यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मॉर्गेज, है ना, या फिर आप लिखोगे सिक्योरिटी प्लांट एंड मशीनरी सिक्योर्ड बाय, इस तरीके से आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या, अगर कोई भी एसेट को हमने मॉर्गेज किया है तो वो चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू तभी देंगे
जब जो भी ट्रांजैक्शंस कंपनी में हुए हैं या जितने भी ट्रांजैक्शन कंपनी से रिलेटेड है वो सारे ट्रांजैक्शन कंपनी ने रिकॉर्ड किए हैं, कोई भी आइटम छूटा नहीं है और इंपॉर्टेंट मैटर्स को प्रॉपरली डिस्क्लोज भी किया गया है। अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली, हा ये शब्द भी क्या है ना, बार बार ही आ रहा है। ऐसा नहीं हो कि एक साल एक पॉलिसी लगा दी, दूसरे साल दूसरी पॉलिसी लगा दी, नहीं, योर पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। एंड लास्ट, all unusual, exceptional, non-recurring item have been disclosed separately। अगर कुछ अजूबा हुआ है, कुछ नया हुआ है, कुछ अलग हुआ है, कुछ जोरदार हुआ है, तो ऐसे आइटम को आपको अलग से जगह देनी है अपने P&L में या बैलेंस शीट में और उसको हाईलाइट करना है कि भैया ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त अगर कोई गलती रह गई थी तो उसको अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जान करके लिखते हैं प्रायर पीरियड आइटम, ताकि देखते वक्त तो इंसान को समझ में आ गया कि ये पिछले साल से रिलेटेड कुछ गड़बड़ है जो इस साल सही की जा रही है। ओके, तो ये चीजें हमने पढ़ी कि ट्रू एंड फेयर मतलब आखिर होता क्या है। यार हम सांस नहीं लेते उससे पहले दूसरा स्टैंडर्ड ले आते हो आप, बच्चे हैं, जान लोगे, करोगी क्या? मैं करूं क्या, आखिर करूं क्या? आपको ये स्टैंडर्ड पढ़ने ही है, लेकिन जितनी बार हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नंबर नाम बोलते रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो मित्रों, 100 बात की एक बात, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे यार। चलिए, हमने खत्म करा रिलेटेड पार्टी वाला, ऐसे कोई बात नहीं, नया स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आ गया। उस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नाम है ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, बाद के कार्यक्रम। जैसे शादी होने के बाद जुआ जुई, पग पिरावणी, दीज ऑल आर द सब्सिक्वेंट इवेंट्स। वैसे ही ऑडिट में भी कुछ इवेंट्स हो जाते हैं जो ऑडिट होने के बाद पता चलते हैं। सो बेसिकली सब्सिक्वेंट इवेंट होता क्या है? शादी के बाद से कब तक के ये प्रोग्राम, जिंदगी भर के नहीं। हाँ, तो हमारे ऑडिट में सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब आखिर होता क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब इवेंट्स अकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यानी कि 31 मार्च के जितने लफड़े झगड़े थे वो तो हो गए पूरे, लेकिन यहाँ के बाद जब मैंने ऑडिट स्टार्ट करी और जब मैंने ऑडिट खत्म कर दी, यानी डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, इस बीच में कुछ अगर अजूबा, कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ चीजें होती है तो उसको हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट। यानी कि कोई भी फैक्ट अगर ऑडिटर को पता लगता है ऑडिटर रिपोर्ट के बाद, उसको भी हम क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट इवेंट। ओहो, यानी दो चीजें हो गई भैया। क्या चीजें हो गई? दो चीजें हो गई। एक, इवेंट ऑकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी 31 मार्च से लेकर ऑडिटर की रिपोर्ट तक कोई भी इवेंट हुआ तो वो, या फैक्ट दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। कोई इवेंट या कोई फैक्ट, इवेंट मतलब कुछ ऑकर हुआ, कुछ हादसा हुआ, कोई भी एक्सेप्शनल चीज हुई अदर देन रेगुलर, और फैक्ट यानी कोई सच्चाई पता लगती है। तो यदि कोई इवेंट होता है 31 मार्च से ऑडिटर रिपोर्ट पे, या कोई फैक्ट होता है ऑडिटर रिपोर्ट के बाद, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट इवेंट्स एज पर ऐसे 560। अब ये जो इवेंट्स है ना, ये इवेंट्स दो तरह के होते हैं। वही, अभी तो इवेंट और फैक्ट बढ़ा, अब ये इवेंट भी दो तरह के होते हैं। इवेंट्स भी दो तरीके होते हैं। एक इवेंट वो होता है जिसे हम कहते हैं दोज दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सारी इंग्लिश हो गई, क्या कह रहे हो आप? ऐसी चीजें जो 31 मार्च के दिन जिसका एविडेंस मौजूद था। एक छोटी सी बात समझते हैं, जैसे डेटर थे और बेड डेप्ट हो गई, तो उस बेड डेप्ट का एविडेंस है डेटर्स में, तो आप इस बेड डेप्ट को क्या कर सकते हो? एडजस्ट करके और
दिखा सकते हो, इस बैड डेब्ट को आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हो। यानी अगर कोई ऐसी चीज है जिसका एविडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है, उससे रिलेटेड अगर कोई इवेंट होता है, जैसे डेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है, उससे रिलेटेड पता चलता है बैड डेब्ट हो गया, जिससे पैसा लेना था वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, तो ऐसी घटनाओं को हम एडजस्ट भी करते हैं, डिस्क्लोज भी करते हैं। एडजस्ट भी करते हैं और डिस्क्लोज भी करते हैं। इसका मतलब हम इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज भी करेंगे और हम लिखेंगे भी सही कि भैया 31 मार्च के बाद ये एक फलानी बहुत बड़ी पार्टी थी जो क्या हो गई, बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई, इसलिए हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, भाई हुआ तो ये भी आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट बट बिफोर ऑडिटर रिपोर्ट, और हुआ ये भी आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट बट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिसका एविडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद था, ये ऐसी चीजें हैं जिनका कोई सबूत या कोई भी एविडेंस या इनसे रिलेटेड कोई भी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखी हुई, जैसे कि 31 मार्च के बाद 4 अप्रैल को आग लग गई। कैसे लिखा होगा ना, मतलब किसको ही पता होगा कि आगे आने के 4 अप्रैल को आग लगने वाली है, ऑब्वियस ही बात है। तो 4 अप्रैल को आग लग गई, किसको पता चलेगा? अरे भाई अब आग भी बहुत तरीके की लगती है। सपोज आग लग गई और किसी रीजन की वजह से थोड़ा बहुत कुछ नुकसान होने के चांसेस है, ऐसा नहीं कि पूरा बिजनेस जल के राख हो गया अब तो चलना ही कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। सपोज कुछ ऐसा हो जाता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाहर है, जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आना या कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना या कुछ भी ऐसी चीज है, रिक्वायर डिस्क्लोजर अनलेस द कंडीशन मेकिंग गोइंग कंसर्न क्वेश्चनेबल। क्या कह रहा है इसमें, आपको एडजस्ट और डिस्क्लोज दोनों करना था, लेकिन कोई ऐसा इवेंट होता है जिसके बारे में एविडेंस आपको 31 मार्च के दिन तक पता नहीं था, तो ऐसी चीजों को सिर्फ आपको डिस्क्लोज करना है। पर बशर्ते अगर कुछ ऐसा हो जाए, सपोज आग लगी, आग ऐसी लगी, जोरदार लगी, जमा के लगी आग, पूरा जल के खाक हो गया, अब तो ये टेंशन हो गया भैया कल सुबह उठ के काम करना है, ये फैक्ट्री बंद करनी है। कुल मिला के कुछ इस तरीके का इवेंट अगर हो गया जिससे आपका गोइंग कंसर्न ही क्वेश्चनेबल हो गया, ये चीज ही क्वेश्चनेबल हो गई कि आप फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, तो ऐसी चीजों को तो आप करिए एडजस्ट भी और डिस्क्लोज भी, लेकिन उसके अलावा जो चीजें हैं उन्हें सिर्फ आपको डिस्क्लोज करना है। वापस से समझते हैं, दो तरीके के इवेंट हैं। इवेंट वो यहां पर हम सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट की बात कर रहे हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर ऑडिटर रिपोर्ट के बीच के ट्रांजैक्शन, वो भी दो तरह के हैं। पहला कौन सा हुआ? पहला वो हुआ जिसका एविडेंस 31 मार्च में मौजूद था, तो उसको आप डिस्क्लोज भी करो, एडजस्ट भी करो। एक वो हुआ जिसका एविडेंस 31 मार्च पर अवेलेबल नहीं था, तो आप सिर्फ डिस्क्लोज करो। बट अगर कुछ ऐसा होता है जिससे गोइंग कंसर्न क्वेश्चनेबल हो जाए, तो ये सेकंड वैरायटी को भी आपको एडजस्ट भी करना है और डिस्क्लोज भी करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव करना क्या है, ऑडिटर का उद्देश्य क्या है? मैंने कहा ना शादीशुदा जोड़ा, ये तो आएगा इसी। ऑब्टेन सभी, जब भी ऑब्जेक्टिव पूछे ना ऑडिटर का, ये वर्ड तो चिपकाना ही चिपकाना है अपने को, ये वर्ड लिखना ही लिखना है, ये आएगा ही आएगा। ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर अप्रोप्रिएटली एडजस्ट एंड डिस्क्लोज। उसको ये देखना है कि हाँ अगर कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट है तो उन्हें एडजस्ट कर दिया गया है या डिस्क्लोज कर दिया गया है प्रॉपरली। इस चीज का एविडेंस किसको ऑब्टेन करना है? ऑडिटर को। ऑडिटर चेक करेगा भाई ये सही से लिखा नहीं लिखा, ये सब सेटल कर लिया ना तुमने, हाँ ठीक। और कोई फैक्ट अगर उसको पता लगता है तो उसको भी उसको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। बाद में उसको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो ऑडिट करते दौरान नहीं मिली, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, तो हो सकता है उसको अपनी ऑडिटर रिपोर्ट भी चेंज करनी पड़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है रिस्क असेसमेंट ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय ऑडिटर। चलिए क्या क्या करेगा, सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले वो क्या करेगा, ये देखेगा कि मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि कोई इवेंट हुआ है। क्योंकि इवेंट होता है जैसे डेली ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, खाना पीना, उठना, दीज आर ट्रांजेक्शंस।
ये डेली हो रहे हैं। इवेंट वो होता है जो कुछ अलग होता है, आज हुआ है, वापस होना तय नहीं है, या कुछ लंबे अरसे बाद ही वापस होगा। तो पहले तो आप ये देखिए कि कंपनी जो है, एंटिटी जो है, वो किस तरीके से सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, मैनेजमेंट से पूछो कि कोई ऐसा इवेंट हुआ है क्या, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से इंक्वायरी करो, मीटिंग के मिनट्स पढ़ो। उसके अलावा अच्छा, मीटिंग के मिनट्स कब, आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेट के पहले की मीटिंग के मिनट्स तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे ना। क्यों? क्योंकि आप वहां से ऑडिट एविडेंस उठाओगे। अभी हमने पहले चैप्टर में कितनी बार पढ़ा, बाय एग्जामिनिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग तो हमको पढ़नी ही है। अगर हम बाद की मीटिंग्स के भी मिनट पढ़ेंगे तो हमको सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में पता लग जाएगा। अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया एंटिटी का, सपोज क्वार्टरली स्टेटमेंट आता है किसी एंटिटी का, या किसी एंटिटी का सपोज मंथली स्टेटमेंट बनाते हैं, तो सपोज मैंने ऑडिट स्टार्ट करी और 30 अप्रैल को उन्होंने एक दूसरे नए साल का वो तैयार कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको चेक कर सकते हैं। या वो क्वार्टरली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये 31 मार्च के बाद जो क्वार्टर एंड हो रहा है, यानी कि जून में, उस वक्त अगर मेरी ऑडिट चल रही है और उस वक्त अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हुआ है तो मैं उसको भी चेक कर सकती हूँ, उससे भी मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता लग जाएगा। और ये तो है ही सही, ये तो मुफ्त का चंदन है, इसको तो अपने को लेना ही लेना है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो अपने को ऑब्टेन करनी ही करनी है। क्या लिखा हुआ है आगे, बाय परफॉर्मिंग अबव प्रोसीजर, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई एनी इवेंट दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर, देन ऑडिटर शैल वेरीफाई दैट सेम। ये अपन ने अभी ऊपर भी पढ़ा था। क्या कह रहा है ये, बेसिकली ऑडिटर को ये देखना है कि अगर कोई इवेंट हुआ है तो उस इवेंट को प्रॉपरली एडजस्ट कर दिया गया है और प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया गया है। अभी अपन ने किसके बारे में पढ़ा, इवेंट के बारे में। इवेंट कब हो रहा था, 31 मार्च से लेकर ऑडिटर रिपोर्ट के बीच में। इसके पढ़ा, इस यही पढ़ा अभी अपन ने, 31 मार्च से लेकर ऑडिटर ने रिपोर्ट दी, उसके बीच के इवेंट्स के बारे में अभी अपन ने देखा। अब क्या आ गया यहाँ पर, फैक्ट, ऑडिटर ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग फैक्ट नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बाद ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो क्या ऑडिटर की रिपोर्ट पे डेट चढ़ गई, उस डेट के बाद अगर ऑडिटर को कोई फैक्ट मिलता है, कोई तथ्य मिलता है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो तथ्य मिला है बिफोर द इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो क्या कर लेगा, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेगा कि कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चेंज की ज़रूरत तो नहीं है उस फैक्ट या इन्फॉर्मेशन की वजह से, या मैनेजमेंट किस तरीके से उस मैटर को सॉल्व करने वाला है। बट अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं, जनरली एक बार अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए तो बहुत ही रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वापस रोके, वापस मंगवाए, उसमें चेंज करें। तो जनरली ऐसा बहुत कम होता है। फिर भी अगर ऑडिटर को लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो मुझे लोगों को बतानी ही पड़ेगी, तो भले ही आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दियो, आप उसको रिवाइज करके फिर री इशू करोगे कि भाई पहले वाले को आप खारिज करना, आप इस नए वाले को मानना। ठीक है, इन बोथ द केसेस हमको क्या करना है, मैनेजमेंट से डिस्कस करना है और ये देखना है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चेंज करना, कुछ अमेंडमेंट लाना कंपलसरी है क्या, करना जरूरी है क्या, तो वो करना पड़ेगा। फैक्ट शुड बी सच, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी छोटा मोटा, ऐसा होना चाहिए कि अगर पहले पता चल जाता ना ऑडिटर को तो वो अपनी ऑडिट ओपिनियन ही चेंज कर देता। फैक्ट शुड बी सच दैट इफ इट बिकम नोन टू ऑडिटर अर्लियर, अगर ऑडिटर को ऐसा फैक्ट पहले पता चल जाता अपनी रिपोर्ट देने के पहले, तो हो सकता है कि रिपोर्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आ जाते, यानी इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तभी अपन इतना माथा फोड़ी करेंगे ना। छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है, छोटे मोटे चेंज तो होते ही रहते हैं, ऑडिटर उन पे ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर कोई बड़ा चेंज हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो फैक्ट है जिससे ऑडिटर का ओपिनियन पे चेंज हो सकता था, ऑडिटर का ओपिनियन असर कर सकता था, तो डेफिनेटली उसके बारे में हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। चलिए, कौन सा ऐसे फ्री करा अपन ने अभी,
बताओ बताओ, कौन सा ऐसे फ्री किया अपन ने? ऐसे 560 ऑडिट, नहीं नहीं, ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख ही रहा है, दूसरा ऐसे आ चुका है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे। फॉर नाउ इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज काफ़ी नई चीज़ें देखी है हमने, तो थोड़ा सा एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रिलेटेड पार्टी से। पहले हमने रिलेटेड पार्टी का मीनिंग समझा। अगर मैं जिसकी ऑडिट कर रही हूँ वो किसी को कंट्रोल करती है, ऑडिट जिसकी कर रही हूँ वो किसी को कंट्रोल करता है, तो भी ये रिलेटेड पार्टी है। कोई और अगर ऑडिटी को कंट्रोल करता है, यानी रिपोर्टिंग कंपनी को कंट्रोल करता है, तो ये दोनों भी रिलेटेड है। कोई एक ही व्यक्ति दो कंपनियों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये दो कंपनियां भी आपस में रिलेटेड है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिलेटेड पार्टी को लेकर। तो ऑडिटर को ये देखना है कि एंटिटी कैसे रिलेटेड पार्टी लिख रही है। फिर रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड जो रिस्क है उसको भी ऑडिटर को समझना है। ऑडिटर को ये देखना है कि रिलेटेड पार्टी की वजह से कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो खराब नहीं हो रहे हैं, मिसलीड तो नहीं हो रहे हैं, कहीं उनका ट्रू एंड फेयर व्यू खराब तो नहीं हो रहा है। और ऑडिटर को फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी चेक करने की क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं यार रिस्क के, और उस तरीके से पूरा स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चीज़ें देखनी है। कैसे पता लगा सकते हो रिलेटेड पार्टी? अगर कंपनी ने कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दी, इनकम टैक्स रिटर्न भर के दिया, या उनके मिनट्स देख लिए आपने, या आपने इंक्वायरी कर ली किसी चीज़ की, या आप उसका इन्वेस्टमेंट ओनरशिप का तरीका, स्ट्रक्चर, फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज़ अगर आप चेक कर लोगे तो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि कौन कौन एंटिटी की रिलेटेड पार्टी हो सकती है। ऊपर एक वर्ड आया कि रिलेटेड पार्टी की वजह से ट्रू एंड फेयर व्यू हार्म ना हो जाए, तो आखिर ये ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब जो जैसा है उसको वैसा दिखा रखा है, सीधी बात है। एसेट लाइबिलिटी ना ओवर वैल्यू है ना अंडर वैल्यू है ना लिखना छोड़ दिया, ठीक है। एसेट को एसेट ही दिखाया, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी दिखाया, ठीक है। उसके अलावा अगर एसेट कहीं पे मॉर्गेज है तो वो भी आपको क्लियरली डिस्क्लोज कर दिया। अकाउंटिंग पॉलिसी आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो उसका रीजन भी डिस्क्लोज कर दिया। उसके अलावा कोई भी एक्सेप्शनल चीज होती है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है तो उसको आपने अलग से डिस्क्लोज कर दिया। इसी को ट्रू एंड फेयर व्यू कहा जाता है। फिर हमने उठाया ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। इवेंट हमने कहा कि एक तो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक, उसे हमने इवेंट का नाम दिया। ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बाद अगर कुछ है तो उसको हमने फैक्ट का नाम दिया। इवेंट भी दो तरीके के होते हैं, ऐसा कुछ जिसका एविडेंस 31 मार्च के दिन मौजूद था, जैसे कोई डेटर बैंकरप्ट हो गया तो वो डेटर लिखा हुआ था ना हमने 31 मार्च के दिन बैलेंस शीट में। ऐसे केस में हमको एडजस्ट भी करना है और डिस्क्लोज भी करना है। लेकिन अगर कुछ ऐसा मिलता है जिसका एविडेंस नहीं था उस वक्त, तो हमें सिर्फ डिस्क्लोज करना है। लेकिन वो चीज़ इतनी खतरनाक है, इतनी नहीं है, मतलब उसका एविडेंस भले ही नहीं था बट वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, कि उससे हमारा गोइंग कंसर्न क्वेश्चनेबल हो जाता है, तो हमको एडजस्ट भी करना है, डिस्क्लोज भी करना है। ऑडिटर को ओपिनियन, ऑडिटर को क्या करना है? ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। तो ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि वाकई जो भी इवेंट्स हुए सब्सिक्वेंट, उन सबको सही से एडजस्ट और डिस्क्लोज कर दिया गया है या नहीं किया गया है, और जो भी फैक्ट उसको पता चले उसको भी उसे रिस्पॉन्ड करना है। तो वो क्या करेगा? पहले तो देखेगा एंटिटी कैसे सब्सिक्वेंट इवेंट असेस करती है, मिनट्स पढ़ लेगा, उसके अलावा मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेगा, इंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कोई क्वार्टरली मंथली नए स्टेटमेंट्स आ गए उनको चेक कर लेगा, और मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा। ये तो हुआ इवेंट। अब बात करते हैं कोई फैक्ट की। अगर कोई फैक्ट उसको पता लगता है आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, तो उसको मैनेजमेंट से डिस्कस करना है। उसको सोचना है कि यार ये फैक्ट अगर मुझे पहले पता होता तो क्या इसकी वजह से मेरी ऑडिट रिपोर्ट में चेंज होता, अगर हाँ तो ही वो फैक्ट है। अभी फॉर द पर्पज ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट तो ही वो फैक्ट है। उस फैक्ट को अगर आपको आइडेंटिफाई किया आपने, तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ
कि यार ये चीज़ें हुई है, क्या करें, आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी वजह से कोई चेंज अगर ज़रूरी है तो वो कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ पर करनी रहेगी। ये था जो हमने अभी आज पढ़ा इस लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 510 और होपफुली चैप्टर 3 का वो लास्ट लेक्चर ही रहेगा हमारा। सो टिल नाउ अभी तक जितना पढ़ा हम लोगों ने वो आपको अच्छे से पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड समझ के रीड करना है। ये नोट्स वैसे ही एकदम शॉर्ट तरीके से, क्रिस्प तरीके से बनाए गए हैं ताकि ऐसा ना हो कि बोरियत हो जाए या बहुत ही लंबी लंबी बुक्स हो जाए, मोटी मोटी बुक्स हो जाए जिसको पढ़ने में दिक्कत हो जाए। इसलिए कोई भी इसका कोई भी पॉइंट अपने को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिस्प है, यानी इसमें उतना ही कंटेंट है जो आपके लिए ज़रूरी है, तो इसको आपको फर्दर शॉर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका हर एक वर्ड, हर एक लाइन का मीनिंग आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते रहिए, डाउट्स है तो हमसे पूछते रहिए। ओके, सो मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। जब तक के लिए वही टाटा बिरला, नहीं टाटा बाय बाय, सिया बाय।